हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले 20 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। उसको हमने इस लेक्चर में नहीं लिया है बिकॉज वो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है। उसको हम इंक्लूड करेंगे अपने वीकली मेंस टॉपिक सेशन में, जो कि हर संडे को हम लेकर के आते हैं। तो शुरू करते हैं, टॉपिक्स देखते हैं। पहले फर्स्ट कहता है, देखिएगा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आप जानते हो अभी एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है मामदानी साहब, वो काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। उन्हीं के रिगार्डिंग एक आर्टिकल आई थी, उसमें 3 कंसेप्ट दिए हुए हैं जो कि इर्द गिर्द घूमता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के। तो हम देखेंगे व्हाट इज दिस कंसेप्ट, ये कैसे अलग अदर कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म से। चलिए, सेकंड टॉपिक कहता है कि हाउ इज संवैधानिक सुपरमेसी स्टैब्लिश्ड। इसको स्टैब्लिश कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में सुप्रीम कौन है, संविधान है, बट इसको स्टैब्लिश करने के लिए क्या पार्लियामेंट को सुप्रीम होना पड़ेगा या फिर जुडिशरी को सुप्रीम होना पड़ेगा। कंटेक्स्ट क्या है इसका, आपने देखा था, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स एक्ट जो हमारा है 2021 का, उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे, उसको उसने स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि ये केस कौन सा था, कोर्ट ने क्या किया, नहीं। यहाँ के कोर में क्या है कि हाउ इज दिस सुपरमेसी स्टैब्लिश। थर्ड कहता है अभी हमारे देश में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, इंडिजीनियस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। समझेंगे इसके बारे में किस प्रकार से अलग है ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट कहता है रत्ना महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन पंचगव्य क्या होता है, शल्पा कोली क्या है। अगेन कुछ शॉर्ट न्यूज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। क्या कहता है कि नाइट टाइम मिनिमम टेम्परेचर्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल कंडीशंस देन लार्ज स्केल ज्योग्राफी। कहता है कि रात के समय का जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस होता है, लोकल कंडीशन से, ना कि बड़े स्केल पर ज्योग्राफी से। तो डिस्कस करना है रोल ऑफ विंड पैटर्न्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, लैंड कवर इन इन्फ्लुएंसिंग लोकल क्लाइमेट। तो फर्स्ट चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है ऐसे, बट हमें ध्यान देना है कि हमने क्या बोला था, लोकल कंडीशंस। तो ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं, विंड पैटर्न है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउड कवर है, लैंड कवर है। अगर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग लोकल कंडीशंस, तो आपको इन फैक्टर को मेंशन जरूर करना है। कंटेक्स्ट क्या है इसका, तो नवंबर के मंथ में एक न्यूज़ आई थी कि नलिया एक जगह है गुजरात का जो हमेशा कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है गुजरात का, बट इस साल क्या हुआ है, उसका टेम्परेचर जो है वडोदरा से 1 से 2 डिग्री ज़्यादा देखा गया है। तो एनोमली क्यों आई है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इसका कारण क्या माना गया था, ग्रीन कवर, क्लाउड कवर एंड सर्टेन लोकल विंड पैटर्न्स। देखो तो पीडीएफ के लास्ट में आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा इसका, जैसे कि कैसे लिखना आंसर है, उसमें क्या इंक्लूड करना है। तो ये कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, आप इसको समझने के लिए यूज़ कर सकते हो एंड इसमें अपना इनपुट भी ऐड कर सकते हो। स्टार्ट कैसे करता है, विंड पैटर्न्स, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा जो है की फैक्टर्स होते हैं लोकल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में। ध्यान रखना है इन चीज़ों को। फिर एग्जाम्पल बता रहा है वही सेम चीज़ें कि कैसे जो नलिया ऑफ कच्छ है उसका टेम्परेचर कोल्डेस्ट होता है गुजरात का, बट इस बार उसको ज़्यादा देखा गया है इन कंपेरिजन टू वडोदरा। तो बॉडी में क्या लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे आप, विंड पैटर्न क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे देखो। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी हो गया, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीनरी हो गया। देन कंक्लूड कैसे करेंगे, बताएंगे एग्जाम में कि हमको पता है, मतलब एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि यू नो द कंटेक्स्ट। तो आपके लिए बोनस पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मानसून पूछ सकता है, और ITCJ क्या होता है, बेसिक चीज़ें आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी इसको। देखो PYQs कैसे पूछा था, तो हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्ट वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशंस। नेक्स्ट देखो पूछा गया 2017 में कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो असाइन टू मॉनसून क्लाइमेट दैट सक्सीड्स इन फीडिंग मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन मॉनसून एशिया। तो बताने का मतलब ये है कि क्लाइमेट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, जब भी बात आती है लोकल पैटर्न की, मतलब लोकल क्लाइमेट की, उसको इफेक्ट करेंगे, देख लीजिएगा, विंड पैटर्न हो जाएगा, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, लैंड कवर, ग्रीनरी। तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने एक टॉपिक लिया है रिगार्डिंग रेड कॉरिडोर। आपको इसके बारे में इसमें डिस्कशन हमने इसलिए नहीं किया है बिकॉज यहाँ पर देखो 3 नवंबर के लेक्चर में हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है इसको, व्हाट इज नक्सलिज्म, इसके फीचर्स क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका ओरिजिन होता है। इस आर्टिकल में देखो बस 2 फैक्ट्स हमें एडिशनल लगे हैं, इसलिए बता रहे हैं आपको। पहला कहता है मार्डेमुली फॉरेस्ट का कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मार्डेमुली फॉरेस्ट का है आंध्र प्रदेश में। एक और नाम देखिए यहाँ पर दिया गया है पीपल्स वार ग्रुप। ये क्या है पूछ सकता है एग्जाम में कि है क्या, ये कोई मिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है तो नहीं, ये डोमिनेंट माओइस्ट फोर्स का नाम है पीपल्स वार ग्रुप। तो रिगार्डिंग द कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन फॉर दिस टॉपिक आप देख सकते हो 3 नवंबर का लेक्चर देखिए। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट्स ट्राइब्यूनल रिफॉर्म प्रोविजंस, सेज गवर्नमेंट ब्रॉट बैक क्लॉजेस रिमूव अर्लियर।
तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था, एक एक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021। इसके माध्यम से पार्लियामेंट ने कुछ कोशिश करी थी रिफॉर्म करने के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट इन ट्राइब्यूनल्स। तो देखो बेसिक्स हमने डिस्कस कर रखा है कि दो एक्ट होते हैं, 323A 323B, जिसको हमने लाया था 1946 के अमेंडमेंट के द्वारा। बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें कि अगर बात करते हैं ट्राइब्यूनल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तो वो बनता है किस आर्टिकल से, 323A से, 323A से। उस कौन बनाता है उसको, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। अगर बात करते हैं 323B की, उस आर्टिकल से क्या बनता है, ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, अदर एनी मैटर्स। उसको कौन बना सकता है, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इस यहाँ पर डिस्कशन का मुद्दा वो नहीं है, यहाँ पर डिस्कशन ये है, दो चीज़ें। पहला ये कि ट्राइब्यूनल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्यों चाहती है कि हमारा इस पर इन्फ्लुएंस रहे। इन्फ्लुएंस कैसे रखना चाहती है, बाय कंट्रोलिंग द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर। इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंस द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन पार्टी टू लिटिगेशन बिफोर ट्राइब्यूनल्स, इट कैन नॉट परमिटेड टू प्ले अ डोमिनेंट रोल इन अपॉइंटिंग देयर मेंबर्स। समझिए कितनी गंभीर बात है ये। देखो सिंपली इसका मतलब इतना सा है कि हम एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ट्राइब्यूनल्स में केस करते हैं, जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट है, हमारा इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है। तो अगर जिसके अगेंस्ट हम केस कर रहे हैं ट्राइब्यूनल्स में, उसी का इनके अपॉइंटमेंट पर अधिकार है, इन्फ्लुएंस है, तो क्या वो बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी। तो ऐसे क्या प्रोविजंस थे वहाँ पर। इसमें देखो फर्स्ट कहता है कि मिनिमम एज ऑफ 50 साल। तो कम से कम जो मेंबर्स अपॉइंट होंगे ट्राइब्यूनल्स में, उनका एज कम से कम 50 साल होना चाहिए। इसके अगेंस्ट कोर्ट ने कहा था कि जब हाई कोर्ट में कोई जज बन सकता है इस 50 साल से कम उम्र में ही, तो यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है। फिर उसमें बोला गया था कि टेन्योर को फिक्स कर दिया गया है 4 साल के लिए। किस एक्ट की हम बात करते हैं, जो ऑर्डिनेंस आया था रिगार्डिंग ट्राइब्यूनल्स। देखो आपके एग्जाम के लिए ये रेड वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्किटेक्चर ऑफ आवर संविधान इज फॉर्मली रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे पूरे जो क्रियाकलाप हमारी होती है किसी का भी, उसका आधार क्या है, सुपरमेसी ऑफ संविधान। नॉट इन जुडिशियल सुपरमेसी, नॉट इन पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वंस इट हैज स्ट्रक डाउन अ प्रोविजन और आइडेंटिफाइड अ डिफेक्ट, पार्लियामेंट कैन नॉट सिंपली ओवरराइड बाय री-इनैक्टिंग वेरी सेम मेजर इन डिफरेंट फॉर्म। तो सेम लॉ को आप बार बार लेकर के आ रहे हो, बार बार सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रही है उसको, तो ये सिस्टम सही नहीं है। व्हाट शुड पार्लियामेंट डू, उसको क्योर करना चाहिए, जो डिफेक्ट कोर्ट ने बताया है। तो हमारे एग्जाम के लिए 3-4 पॉइंट्स देख लीजिए जो पूछ सकता है, जिसपे क्वेश्चन पहला है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल वर्सेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस। हमने क्या डिस्कस किया वही चीज़ अभी कि ट्राइब्यूनल्स एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट क्या चाहती है, कंट्रोल चाहती है उनके मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर, ठीक है। बट जुडिशरी क्या बोलती है, बात करती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस का। सेकेंड आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो हमने बार बार डिस्कशन किया इसके रिगार्डिंग कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, जुडिशरी किस हद तक जा सकती है, किस हद तक इंटरफेयर कर सकती है वो, ठीक है। फिर है कि संवैधानिक सुपरमेसी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप कैसे लिखोगे, इसके सुपरमेसी के लिए क्या जुडिशियल सुप्रीम होना चाहिए या जो पार्लियामेंट है हमारा उसको सुप्रीम होना चाहिए। तो इसका आंसर बनता है कि दोनों का देखो काम क्या है, इसका काम है लॉज को बनाना, ठीक है। बट इसका काम क्या होता है, अगर मान लो कोई दिक्कत है लॉज में, कुछ उसको लगता है कि नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, तो ये इसको बताएगा कि आप इस पर वर्क करो, इसको ठीक करो। तो पार्लियामेंट शुड कंसीडर दीज अमेंडमेंट्स, उसको मानना चाहिए, एटलीस्ट ध्यान देना चाहिए कि कोर्ट ने कुछ कहा है तो कुछ तो बात रही होगी उसमें। देखो इस टसल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है 1970s के भीतर। आप जानते हो कितनी बार ऐसा हुआ है, गवर्नमेंट कुछ एक्ट लेकर के आ रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे रहा है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर आप काम को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आप पावर शो कर रहे हो कि हम पावरफुल हैं। तो संवैधानिक सुपरमेसी का मतलब क्या होता है, पावर टसल नहीं, आपको दोनों को आपस में अपने अपने दायरे में रहते हुए एक बैलेंस क्रिएट करना है, जिससे कि प्रोग्रेसिव काम हमारा हो सके। नेक्स्ट देखिए टॉपिक कहता है देसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू एड चीपर कमर्शियल जीई क्रॉप ब्रीडिंग। तो फोकस हमें क्या करना है, यहाँ देखिएगा। कंटेक्स्ट कहता है इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री में उसको डेवलप किया गया है। एक टेक्नोलॉजी है जो कहते हैं क्रिस्पर कैस प्रोटीन टेक्नोलॉजी। इसके अल्टरनेटिव के रूप में हमने डेवलप किया है, यहाँ देखिए TNPB और ट्रांसपोसोन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो कारण क्या है इसका, हमने डेवलप क्यों किया है इसको, फोकस करिएगा इस पैराग्राफ पर। इसमें कहता है जो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर कैस टेक, इसको डिस्कस करेंगे आगे हम क्या होता है ये अभी हाल ही में मतलब प्रेजेंटली इसको हम यूज़ करते हैं फॉर जीन एडिटिंग।
तो ये कहाँ की टेक्नोलॉजी है, इसको कंट्रोल कौन करता है, विदेशी संस्थाएं, ब्रॉड इंस्टीट्यूट एक है, MIT है, हार्वर्ड है, एक नाम दिया गया कॉर्टेवा एग्री साइंस। तो बेसिकली अगर इसको पढ़ने के लिए हम रिसर्च करने के लिए इस टेक को यूज़ करते हैं तो इन कंपनीज को आपत्ति नहीं होती है। बट ये एक इशू बन जाता है जब इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्या कहता है, हिंड्रेंस कब आती है, रुकावट कब आती है, जब कमर्शियल कल्टीवेशन की बात करते हैं तो IP राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सामने आ जाते हैं, जहाँ पर ये जो पेटेंट वाली कंपनीज हैं जिनके पास इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट है कुछ पैसे मांग सकती हैं, कुछ दिक्कत ला सकती हैं। तो हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, डिस्कस क्या करेंगे यहाँ पर, TNPB क्या होता है, मॉलिकुलर सीजर्स क्या होते हैं, GEGM क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें, कैस प्रोटीन्स क्या होते हैं और नेविगेटर क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं जीन को एडिट करने की, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मॉलिकुलर सीजर्स, एक नेविगेटर्स। तो यहाँ पर TNPB जो है, ट्रांसपोसोन एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ये जस्ट लाइक Cas9 Cas12 प्रोटीन है जो कि यूज़ करते हैं हम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर देखिए, डिफरेंस कहता है कि जो कैस प्रोटीन्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े हेवी होते हैं, बट हमने जो डेवलप किया है TNPB प्रोटीन्स वो थोड़े स्मॉलर हैं, थोड़े लाइटर हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ पर हमने क्या कहा था अभी, अगर जब बात करते हैं हम जीन को एडिट करने की, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिकुलर सीजर्स एंड नेविगेटर्स। नाम से पता चलता है, सीजर्स की बात करें बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो एक्चुअल कटिंग करते हैं DNA के भीतर। अगर बात करते हैं नेविगेटर की, देखिएगा कि कंटेन्स अ सीक्वेंस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टारगेट DNA। मतलब जो सीजर्स हैं उनको कहाँ पर काम करना है उसको गाइड करने के लिए किसको यूज़ करते हैं हम, नेविगेटर्स को। तो एक्चुअली दीज नेविगेटर्स होते क्या हैं, तो बेसिकली RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्रिस्पर में हम क्या यूज़ करते हैं, Cas9 एंड Cas12 प्रोटीन्स को। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, TNPB प्रोटीन्स को। एक शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं फटाफट। तो फॉर्मर चिली प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है, मिशेल बैचले, इनको दिया गया इस साल का इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक बात हो जाती है यहाँ पर, जो मिशेल बैचले हैं वो फर्स्ट एंड ओनली वुमन प्रेसिडेंट ऑफ चिली हैं एंड फॉर्मर चीफ ऑफ ह्यूमन राइट्स, UN ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक और फैक्ट है कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ UN वुमेन एजेंसी, 2010 की बात करते हैं तो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ UN वुमेन एजेंसी। नेक्स्ट देखिए, जो पीस प्राइज ये वाला है उसको कब स्थापित किया गया था, 1985 में। नेक्स्ट देखिएगा, एक न्यूज़ है रिगार्डिंग टाइगर्स। गुजरात के फॉरेस्ट में डिकेड्स पहले टाइगर्स को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, मतलब टाइगर्स वहाँ पर नहीं पाए जाते थे। बट अभी न्यूज़ में आया था रिसेंटली एक टाइगर को स्पॉट किया गया है। किस प्रकार से, यहाँ देखिएगा, वहाँ पर लेपर्ड्स तो पहले से थे ही, तो जो फुटप्रिंट्स मिले थे वो काफ़ी बड़े थे लेपर्ड्स के कंपैरिजन में। तो ऐसा माना गया कि टाइगर यहाँ पे हो सकता है। अल्टीमेटली इसको स्पॉट भी कर लिया गया। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, रत्ना महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रत्ना महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बन्नी ग्रासलैंड्स। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इसको हम स्लॉथ बियर सेंचुरी के नाम से जानते हैं, गुजरात के भीतर है ये। यहाँ देखिएगा इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, रत्ना महल सेंचुरी जो है बॉर्डर करता है झाबुआ एंड काठियावाड़ रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। और झाबुआ काठियावाड़ इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दे आर नोन फॉर देयर टाइगर पॉपुलेशन, पूछ सकता है एग्जाम में। तो रत्ना महल सेंचुरी कहाँ पर है, गुजरात में है, बॉर्डर करता है MP के झाबुआ एंड काठियावाड़ को। बोथ ऑफ दीज रीजन्स आर हाईली नोन फॉर टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क करिए, डबल स्टार करिए। गुजरात हैज़ बिकम अ स्टेट वेयर प्रेजेंस ऑफ 3 आउट ऑफ 4 बिग कैट्स, लायन, टाइगर, लेपर्ड्स, 4 चीता। देखो एग्जाम में पूछ सकता है कि गुजरात के भीतर क्या क्या कौन से बिग कैट्स पाए जाते हैं, तो लायन पाया जाता है ही, लेपर्ड्स तो है ही। रिसेंटली हमने क्या देखा, टाइगर भी स्पॉट हो चुका है एंड अगेन चीता को यहाँ पर हम लाने वाले हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए कहता है बन्नी ग्रासलैंड की बात करें, कहाँ पर है, कच्छ के भीतर है। एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड कौन सा है, बन्नी, कहाँ पर, कच्छ में। ये होस्ट करने वाला है चीता ब्रीडिंग सेंटर को, मतलब चीता को यहाँ पर लाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, यहाँ पर कहता है, पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर 1980s के बाद से फर्स्ट टाइम मार्क किया गया टाइगर को, तो गुजरात। एक शॉर्ट न्यूज़ आई थी कि PM साहब जो हमारे हैं G20 समिट को अटेंड करने वाले हैं साउथ अफ्रीका में। कुछ इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहली बात क्या है कि ट्रंप साहब इस बार इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है ये फैक्ट, बिकॉज नेक्स्ट ईयर G20 कहाँ होने वाला है, US में। अब देखो पहला कहता है पंचगव्य, एक टर्म दिया गया है पंचगव्य, दिख रहा है ना, यस। तो तमिलनाडु ट्रेडिशन ऑफ पंचगव्य क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 5 इंग्रेडिएंट्स, जीवामृत, मल्चिंग एंड मिलेट कल्टीवेशन।
बेसिकली क्या है ये, एक एग्री प्रैक्टिस है। यहाँ पर 5 गाय के, जैसे कर्ड है, घी वगैरह है, उसको मिक्स करते हैं हम डिफरेंट आइटम्स के साथ में, यूज करते हैं मल्चिंग में एंड मिलेट कल्टीवेशन में। देखो करंटली हमारे वीपी कौन है, सीपी राधाकृष्णन साहब। तो इनके बारे में फैक्ट दिया गया है, इलेक्टेड फॉर लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1998 फ्रॉम दिस सीट नाउ एज वीपी। कहाँ की बात हो रही है, कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु। फोकस करिएगा यहाँ पर, एक बात दी गई है कि 3 डे साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट कहाँ हो रहा है, कोयम्बटूर के भीतर, तमिलनाडु। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये है रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यहाँ पर डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ जो सोशलिज्म है, जैसे कि इकोनॉमिक सोशलिज्म हो गया, पार्टिसिपेटरी इकोनॉमिक्स है, इसको कंपेयर किया गया विद दिस कंसेप्ट। पॉइंटर्स यहाँ पर क्या है, व्हाट इज डीएस, व्हाट इज नॉर्डिक सोशल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस वाले पैराग्राफ पर, यहाँ पर इतनी दूर में एक स्पीच दिया गया है, कोट कर सकते हो इसको मेंस में आप, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, कि कॉल इट डेमोक्रेसी और कॉल इट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, देयर हैज टू बी अ बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फॉर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन इन कंट्री। मतलब रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या हो गया, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आप एग्जाम में इनके कोड को ऐसे लिख सकते हो। अब आगे देखो, एक और नाम आता है यहाँ पर थॉमस पिकेटी का, थॉमस पिकेटी। इनकी बुक थी आइडियोलॉजी एंड कैपिटल 2019। इन्होंने कंसेप्ट दिया था पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म का। समझेंगे इन चीज़ों को हम। तो व्हाट इज दिस डीएस, ये होता क्या है, देखो इसमें 2-3 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक जून के महीने में ये टॉपिक पेपर में आ चुका है। देखते हैं इसको। तो यूज ऑफ डेमोक्रेटिक टूल्स, डेमोक्रेटिक मेथड फॉर अचीविंग सोशलिस्ट गोल्स। आप जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सोशलिस्ट गोल्स। बेसिकली 2 बातें होती है, पहला टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सेकंड होता है कलेक्टिव वेलफेयर। डेमोक्रेटिक मेथड्स को यूज करके हम इन ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हैं। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देखो इसमें होता क्या है, प्रमोट करता है कि आइडियल जो सोशलिज्म का है वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है रिजल्टिंग फ्रॉम लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सिंपल सी बात है कि जिनको हम चुन करके भेजते हैं, जिन लोगों को हमने चुना, इलेक्ट किया, उनके द्वारा ही ये गोल सारे अचीव होंगे। मतलब वो ऐसे लॉज को बनाए, ऐसे सिस्टम को लेकर के, जिससे कि जो सोशलिस्ट गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें हम। अब देखो, डिफरेंट फ्रॉम सोशल डेमोक्रेसी, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक सी बात है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये डिफरेंट होता है सोशल डेमोक्रेसी से। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस सोशल डेमोक्रेसी, ये सपोर्ट करता है बेसिकली कैपिटलिस्ट सिस्टम को विद ओनली सोशल रिफॉर्म्स। मतलब सिस्टम कैसा हमारा हो, कैपिटलिस्ट हो। यहाँ पर कलेक्टिव वेलफेयर की बात नहीं होती है, यहाँ बात क्या होता है, मोर इक्विटेबल। यहाँ पे कंप्लीट इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, मतलब कंपैरेटिवली कहता है कि यहाँ पे कंडीशंस ह्यूमेन होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पर डीएस सपोर्ट्स फुल्ली सोशलिस्ट टाइप ऑफ सिस्टम आइदर बाय रिफॉर्म और बाय रिवॉल्यूशन। अभी क्या देखा था हमने, कंसेप्ट है पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म। इसके जनक कौन है, थॉमस पिकेटी साहब। तो डिफरेंस क्या होता है डीएस में और पीएस में, देखो। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, इसमें हम डेमोक्रेटिक टूल्स को यूज करते हैं तो डिक्रीज द इनइक्वालिटी वाया वेलफेयर स्टेट। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारा कोर क्या होता है, मेन मोटिव क्या है, एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना। बट व्हाट इज पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म, तो फोकस करता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ, डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ वर्कर्स सिटीजन इन द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बाय गिविंग देम कंट्रोल ओवर वर्क प्लेसेस रिसोर्स एलोकेशन। मतलब कंप्लीट कंट्रोल किसका यहाँ पर हो, जनता का हो। नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखो मेंस के लिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देगा अगर, तो आपको जानकारी नहीं होगी कि इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, आप आंसर कैसे लिखोगे। तो व्हाट इज पीडी, देखो स्पेसिफिक सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है, वेयर वर्कर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट। हमने क्या बताया ऊपर में कि यहाँ पर हम बोलते हैं डायरेक्टली किसका पार्टिसिपेशन हो, वर्कर्स का, सिटीजन्स का, एक कंप्लीट डायरेक्ट कंट्रोल हो पीपल का। व्हाट इज ईडी, ये क्या होता है, तो फोकस ऑन गिविंग वर्कर्स सिटीजन्स मोर कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम कैपिटलिस्ट भी हो सकता है, सोशलिस्ट भी हो सकता है। सिंपल सी बातें हैं, दोनों बात करता है किस चीज़ का, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स का, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स का। बट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कंसेप्ट क्या आ जाता है, सोशलिस्ट कंसेप्ट आ जाता है, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। बट ईडी की बात करते हैं, यहाँ पर हम सीमित कर देते हैं पार्टिसिपेशन को इकोनॉमिक स्फेयर में, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर में। एंड वो भी कैसे, तो सिस्टम यहाँ पर या तो कैपिटलिस्ट हो सकता है या तो सोशलिस्ट हो सकता है, बस हमें पार्टिसिपेशन से मतलब है। देखिए एक आर्टिकल आया था, रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल रोल ऑफ चाइल्ड केयर वर्कर्स। तो इतना बड़ा आर्टिकल, हमें इसमें से बस 2 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स लगे, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए
एक कहता है कि 24 जुलाई 2023 में यूएनजीए ने अडॉप्ट किया था 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, दो नाम दिया गया है, ताराबाई मोदक एंड गिजूबाई बढेका। तो पूछ सकता है ये कौन थे, इतिहासकार थे, क्या थे? ये बेसिकली एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। कब की बात हो रही है? लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। अब यहाँ देखो एक नाम दिया गया है कि मीना स्वामीनाथन। मीना स्वामीनाथन, इनका नाम क्यों आता है? इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो था रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल कंडीशंस ऑफ चाइल्ड। इसका रिजल्ट होता है ICDS, मतलब 72 में ये रिपोर्ट लेकर के आती हैं, 75 में क्या हो जाता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम को लाया जाता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम विद टुडे 1.4 मिलियन आंगनवाड़ी सेंटर्स। दो बातें देखी हमने, पहला कुछ नाम को देखा, गुज्जू भाई बढेका है, ताराभाई मोदक कौन है? एजुकेशनलिस्ट हैं। फिर एक रिपोर्ट आई थी 1972 में, किसने तैयार किया था? मीना स्वामीनाथन ने, जिसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्या लाया गया था? ICDS 1975 के भीतर। अब यहाँ देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि एक नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम यूज इन 2024 सर्वे। ये बताता है कि फेमिनाइजेशन ऑफ केयर वर्क। इस वाले पैराग्राफ में कुछ डेटा को दिया गया है जहाँ बताया जाता है कि किस प्रकार से महिलाएं जो हैं, अगर केयर की बात करें, घर में जैसे वो काम करती हैं, एल्डर की सेवा करती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, इसको जोड़ा जाए अगर किस प्रकार से एक अच्छा खासा ये शेयर बन सकता है GDP का, जिसको कि हम पे नहीं करते हैं। सेकेंड चीज़ बताई गई यहाँ पर कि विमेन जो है, मतलब जेंट्स का काफ़ी कम रोल रहता है इन दिस टाइप ऑफ वर्क में। फीमेल जो है यहाँ पर हमेशा ज़बरदस्ती कह लो, मन से कह लो, उनको मतलब ही करना पड़ता है। एक शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। NCP रजिस्टर्ड एज पॉलिटिकल पार्टी, शापला कोली सिंबल। एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है देखिएगा यहाँ पर। NCP क्या है? नेशनल सिटीजन पार्टी। पूछ सकता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी पार्टी थी जो कि लिंक्ड थी उस मूवमेंट से जिसने हसीना जी को बांग्लादेश से निकाल बाहर किया। क्या नाम है उसका? NCP, ठीक है। इसको रजिस्टर कर लिया गया ऑफिशियली पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन के द्वारा बांग्लादेश में, ठीक है। दूसरा आता है, इसने सिंबल किसको लिया है? शापला कोली। इसका मतलब होता है वाटर लिली बर्ड। वाटर लिली बर्ड एक फ्लावर है, ठीक है। थर्ड फैक्ट देखिएगा कि ऑल 300 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि बांग्लादेश में कितने सारे चुनाव क्षेत्र हैं, तो इन टोटल 300 हो जाएंगे। एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बांग्लादेश काफी न्यूज में है। एंड वन मोर थिंग, एक आर्टिकल आई थी आज हिंदू में कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया है, ओवरटर्न कर दिया है रिगार्डिंग पोस्ट फैक्टो ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस। तो इस टॉपिक की चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एंड यस, वन मोर थिंग, हमारे PDF में प्रैक्टिस प्रीलिम्स क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, आप उसको देख सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। चलो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।